दोस्तों मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 तारीख के सारे करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। जिसमें आपको राइटिंग अगर करते हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर तो आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट होगा, लिख सकते हैं। यदि आप इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय के मोहन सर। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सारी डिटेल्स लगातार मिलती रहें। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे परचेज्ड कोर्सेज यानी पेन ड्राइव और लाइव क्लासेज यानी कि रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज को ले सकते हैं और घर बैठकर आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास न्यूज़ नंबर 1, जिसके अंदर आता है कि रशिया विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर कराया है। इस कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर कराने के बाद में रशिया विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने पहली बार कोविड-19 की सभी ट्रायल्स को कंप्लीट किया है और फाइनली इसे रजिस्टर कराया। हाल ही में कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, इसी वैक्सीन को रशिया ने अपने जो पुतिन है इन्होंने अपनी बेटी पर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट सही आई, ओके आई, तब इसको फाइनली आगे प्रोसीड किया। इसको बनाने के अंदर एक लंबा अरसा लग गया बट फाइनली जब ये तैयार हुई तो पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे बायर्स इसे लेने के लिए तैयार हो गए, जिसमें भारत भी एक कंट्री बन चुका है। अब जिस हिसाब से वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनी है उस हिसाब से डिमांड्स जो हैं इसकी पूरी करनी शुरू की जाएगी। 1 जनवरी 2021 से पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी और 1 जनवरी से अगर बात करें तो 20 देशों ने इसकी डिमांड करी है। 20 देशों ने अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि 20 देशों की जनसंख्या के लिए इस वैक्सीन को पर्याप्त रूप में बनाकर बेच पाना इतना आसान नहीं है, जिसके लिए अब सरकार क्या करेगी कि अलग अलग देशों की सहायता लेकर के इस वैक्सीन को बनाएगी और बनाने के बाद इसे बेचने का काम शुरू करेगी। इसे बनाकर बेचने में अभी भी लगभग जनवरी के बाद ही इसका राइट लोगों को मिल पाएगा, देशों को मिल पाएगा। अब इसके फेज 3 की भी बात करते हैं तो फेज 3 का जो ट्रायल है, लास्ट ट्रायल जो होगा वो इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, ब्राजील और फिलीपींस जैसे अलग अलग कंट्रीज में करवाया जाएगा। जब ये फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वैक्सीन फाइनली प्रिपेयर हो जाएगी। अगर ये वैक्सीन प्रिपेयर हो जाती है तो लगभग आप नोटिस कीजिए कि पूरा का पूरा साल जो है, मार्च से लेकर अब तक का पूरा समय बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर ये वैक्सीन लागू हो जाती है तो उम्मीद है कि मृत्यु दर कम हो जाएगा। इस वैक्सीन के आने के बाद में सभी लोग अपने व्यापार और नॉर्मल जिंदगी पर वापस लौटने का प्रयास करेंगे और एक जो भय या डर की जिंदगी है उसे समाप्त करेंगे। अब अगर बात करते हैं तो भारत ने भी ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जिसने ड्रोन के द्वारा टिड्डी दल के अटैक को रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव किया था। भारत ही वो पहला कंट्री है जिसने लोकस्ट के, डेजर्ट लोकस्ट को ड्रोन्स के जरिए समाप्त किया और देश पर आने वाला जो बहुत बड़ा संकट था उसको पहले ही निपटा दिया। इतना जो काम है आज से पहले कोई देश नहीं कर पाया। भारत पहला देश था जिसने ये प्रूव करके दिखाया। अब रशिया की बात करते हैं तो कैपिटल मॉस्को है या मॉस्को कहते हैं, करेंसी इसकी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर वी पुतिन है। व्लादिमीर वी पुतिन आजीवन काल के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसके लिए कोई भी विरोध या विद्रोह ज्यादा सा सामने नहीं आया और इनको सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट की तरह वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया गया है, जिसमें वहां की जनता ने इन्हें खुशी से एक्सेप्ट किया है टिल हिज लाइफ, यानी अगले 20 साल तक ये यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। अगली न्यूज आती है भारत की सशक्त होने की। भारत के सशक्त होने की न्यूज क्या है? भारत अब और तेजी से तैयार होता जा रहा है बॉर्डर पर, लेह लद्दाख के सेक्शन पर और तैयारी से काम करने के लिए। इसीलिए भारत ने अपने जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मतलब कहने का शुरुआत की लड़ाई के फेज को अच्छी तरीके से झेल सकते हैं, सभी प्रकार के रॉकेट्स का या बेसिकली जेट्स का ये सामना कर सकते हैं, पूरी तरीके से हथियारों से लैस होंगे और मुसीबत आने पर काफी लंबे अरसे के लिए ये भारतीय सीमा को पूरी तरीके से रोक सकते हैं।
अभी शुरुआत के अंदर यहां पे 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। हालांकि इसे बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स के लिए, लेकिन माहौल को देखते हुए लद्दाख सेक्टर और लेह सेक्टर के अंदर गलवान घाटी के आसपास इन्हें लगाया गया है ताकि प्रत्येक प्रकार से इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। बता देता हूं कि इसे इंडियन आर्म फोर्स के अंडर आत्मनिर्भर भारत के आधार पर इसे बनाया गया है, जिसमें भारत और तेजी से सशक्त होता जा रहा है। और इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनको प्रॉपर्ली तैनात कर दिया जाए तो आधी वॉर तो जो है ये खुद ही निपटा देंगे, समस्या आएगी ही नहीं, समस्या आएगी नहीं, क्योंकि बहुत तेज, बहुत ज्यादा सशक्त और बहुत भारी जो एक तरीके से वेपन्स थे, इनसे ये अच्छी तरीके से एडिक्वेट किए गए हैं। अभी हाल ही में वैसे भारत को ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है 160, लेकिन फिलहाल यहां पर अप्रूव किए गए हैं 15 हेलीकॉप्टर, जिसमें 5 तो चाहिए होंगे आर्मी को और 10 चाहिए होंगे इंडियन एयरफोर्स को। इससे रिलेटेड अभी न्यूज की बात करें तो अभी 2 जुलाई को ही डिफेंस ने एक अप्रूवल दिया प्रपोजल को, जिसमें 33 फाइटर जेट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। इनमें से 21 जो होंगे MiG-29 होंगे और 12 सुखोई MKI एयरक्राफ्ट होंगे, जिसके आधार पर इनको आगे फाइट के लिए तैयार किया जाएगा। जैसे जैसे जब से चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट को भारत के साथ इंक्रीज किया, बढ़ाया, उस परिस्थिति को देखते हुए चाइना के अगेंस्ट भारत इतनी तेजी से खड़ा होने लगा कि उसका अब कोई सामना करने की क्षमता जल्दी से किसी में नहीं है। जिसके बाद कहीं ना कहीं आप बॉर्डर की न्यूज को देखिएगा तो पता चलेगा कि चाइना आमने सामने की लड़ाई की जगह अलग अलग लड़ाई कर रहा है। जैसे अभी आर्थिक लड़ाई लड़नी शुरू करी चाइना ने और भारत के अंदर हवाला का धंधा यानी कि इकोनॉमी को फेल करने का तरीका ढूंढने के प्रयास किए, जिसके अंदर क्या किया, ज्यादा से ज्यादा नए जो नोट हैं उनको करप्शन के जरिए प्राप्त करके सरकार को बिना टैक्स दिए एक ब्लैक इकोनॉमी चलाने की कोशिश करी और 1000 करोड़ रुपए का हवाला का धंधा पकड़ा गया। इसमें चाइना का लाओसेंग नाम का पर्सन पकड़ा गया, उसके साथ कुछ भारतीय बड़े बड़े अफसर और नेता मंत्री संतरियों के नाम आने के आसार हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। लेकिन इसे पता चलता है कि चाइना अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने में असमर्थ है और पीछे से लड़ने के लिए, कमर पर वार करने के लिए जिसके लिए वो मशहूर है, उसकी तैयारी कर रहा है। अब अगर बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। इसी तरीके से एक और न्यूज आ रही है जिसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 11 अगस्त 2020 को डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए 8,722.38 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत के अंदर सैंक्शन किए हैं, अप्रूव किया है कि ज्यादा से ज्यादा उन हथियारों को प्राप्त किया जाए जिससे भारत और ज्यादा सशक्त हो सके और उनको भारत में ही बनाया जा सके। अब भारत में बनाने का क्या फायदा मिलेगा, अब सबसे पहला छोटा उदाहरण समझिएगा कि जो वेपन्स या जो चीज आर्टिलरीज या जो भी चीज डिफेंस का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है भारत के अंदर बनेगा, सारे रॉ मटेरियल इंडिया में प्रिपेयर होंगे, तो आने वाले टाइम पीरियड में भारत खुद इस डिफेंस इंडस्ट्री की, आर्टिलरीज की मार्केट के ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर 70 बिलियन तक की मार्केट में पहुंचना चाहता है, जो कि पहुंचने की पूरी उम्मीद है और तेजी से इस काम को बढ़ाया जा रहा है। इस काम को बढ़ाने से क्या होगा, आज हम जिस प्रकार से राफेल भारत के बाहर से खरीद रहे हैं, इजराइल से मशीन गन्स खरीद रहे हैं, जब भारत में ही बनने लग जाएंगी तो विदेश हमसे खरीदेंगे और हमारी तरफ उम्मीदें करेंगे कि हम उन्हें ये चीजें प्रदान करें। भारत को इससे काफी भारी मात्रा में मुनाफा हो सकता है। इस प्रोक्योरमेंट के अंदर 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, जिनमें पूरी तरीके से सभी प्रकार के गन माउंट्स होंगे, उनके वॉरशिप्स को तैयार किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट के अंदर अलग अलग टॉर्पीडोज को, यानी कि जो भी मारीच नाम के सेक्शन बने उनके अंदर और एडवांसमेंट की आवश्यकता दर्शाई जा रही है, जिसके अंदर धीरे धीरे आगे इनको और प्रिपेयर किया जाएगा। तो इन सभी सेक्शन में गन्स हो गई, आर्टिलरीज हो गई, जो भी चीजें आएंगी वो सारे के सारे प्रिपेयर किए जाएंगे। अब डिफेंस के एक्विजिशन काउंसिल के अगर बात करें तो पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और चेयरमैन है डिफेंस मिनिस्टर, करंट में अभी राजनाथ सिंह हैं। भारत के अंदर एक और रॉकेट इंजन
प्रिपेयर किया गया है जिसका नाम है स्काई रूट, जिसका नाम रखा गया है रमन, और स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे तैयार किया है। इंडिया का पहला प्राइवेट एरोस्पेस है। प्राइवेट का मतलब इससे पहले जो भी प्रोक्योरमेंट तैयार होते थे, जो भी सामान तैयार होता था, वो सारा का सारा सामान सरकारी संस्था के आधार पर होता था, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगता था, डिले बहुत ज्यादा होता था और एक काम को संपूर्ण रूप से करके रिप्रेजेंट करने में काफी लंबा अरसा निकल जाता था। लेकिन अब ये जो रमन है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है जिसने इसे टेस्टिंग फायर फर्स्ट टाइप का अपर स्टेज रॉकेट इंजन प्रिपेयर किया है। इसका नाम रखा गया है रमन। 100% 3D प्रिंट बायोप्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर के नाम से इसे तैयार किया गया है। इसको सीवी रमन के नाम से इसे तैयार करके रिप्रेजेंट किया गया है। इस रमन की बात करें तो इसमें लाइट वेट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया गया है, जिसमें मूविंग पार्ट्स बहुत सारे कम है, मूविंग पार्ट्स कम है, जिससे इसका खर्चा बच गया है। और अब इसका जो वेट है, ये सैटेलाइट लेके जा सकता है 250 से 750 किलोग्राम वेट को ऑर्बिट तक। उसके बाद में मास क्रिएट करेगा 50% तक का, कंपोनेंट से जो टाइम इसका मेंटेन होगा वो होगा 80% तक का। इस व्हीकल को सारा का सारा जो लॉन्च किया गया, डेवलप और सारे सॉफ्टवेयर जो प्रिपेयर किए गए हैं, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम, सभी इसी कंपनी के द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके लिए एक ऐसी कैपेबिलिटी बनाई गई है कि ये इंजन जो है कैपेबल है मल्टीपल रीस्टार्ट करने के लिए और लॉन्च व्हीकल को अलग अलग जगह, अलग अलग सिंगल मिशंस पर, कई ऑर्बिट्स पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। जितना अच्छी तरीके से हम इसे लॉन्च करेंगे अलग अलग जगह पे ऑर्बिट्स पर, हमें ग्लोब की यानी पूरे विश्व की यानी अर्थ की अलग अलग इमेजेस क्रिएट होंगी और अलग अलग चीजें हमें प्राप्त होंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है फाउंडेड था पवन कुमार चंदंगना के अलावा इसरो के और भी काफी सारे लोगों के द्वारा। इस कंपनी को कंप्लीट किया गया, कंपनी ने जो कंप्लीट किया मल्टीपल टेस्ट फायर टू क्वालिफाई देयर सॉलिड प्रोपेलेट फॉर्मुलेशन। इस स्काई रूट के लिए 31.5 करोड़ रुपए के लिए खर्चा आया जो इन्वेस्टर्स ने दिया और इसका नाम रखा गया विक्रम साराभाई, जो पहले ही काफी ज्यादा मशहूर है और 90 करोड़ तक का 2021 के लिए इन्होंने प्लान किया है कि आगे इसमें इतना तक का इन्वेस्टमेंट चलाया जाएगा। अब इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं तो की पॉइंट्स में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं प्राइवेट कंपनीज को इस लाइन के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। अब विश्व के अंदर बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट कंपनीज बढ़ चढ़कर काम करती हैं और पूरी तरीके से काम को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखती हैं। और फायदा क्या होता है, नए रोजगार बनते हैं, नई जॉब्स बनती हैं, साइंटिस्टों को अलग अलग प्राइवेट सेक्शन में जिनको सरकारी सेक्शन में जगह नहीं मिलती वो अपने आप को इधर भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपने टैलेंट और स्किल्स के आधार पर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। अब इससे नई एक शुरुआत मिलेगी उन लोगों को जो इस सेक्शन में तैयार कर सकते हैं। तो आने वाले 10 सालों के अंदर लगभग 10,000 स्मॉल सैटेलाइट्स यहां पर ग्लोबली एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं प्रिपेयर हो जाएंगे। अब रिसेंट अगर न्यूज की बात करें तो अभी नासा ने एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट ड्राफ्ट पहला प्राइवेट जो कंपनी का डॉग था वो प्रिपेयर किया है। सेम ऐसे इजराइल ने भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के आधार पर। अब बात करते हैं स्काई रूट स्पेस एयर स्पेस के, तो इसके को फाउंडर सीईओ सीटीओ पवन कुमार चंदाना है, को फाउंडर और सीईओ है नागा भरत ढका और हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। इंटरनेशनल यूथ डे कल सेलिब्रेट किया गया 12 अगस्त को। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 की परिस्थितियां चल रही हैं, तो कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर लगभग पूरे के पूरे विश्व के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी समस्याएं चलती आ रही हैं और हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, हमें वो चीज़ें याद ही नहीं है कि इंटरनेशनल डे क्या है क्या नहीं है। खैर 12 जो अगस्त था उसको सेलिब्रेट किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये रिकॉग्नाइज करेगा उन प्रॉब्लम्स को, ये रिकॉग्नाइज करेगा उन प्रॉब्लम को जो आजकल का यूथ फेस कर रहा है, आजकल का यूथ फेस कर रहा है। उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आवाज उठाई जाएगी, उनके लिए डिस्कशन किया जाएगा यंग पीपल के द्वारा। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स पार्टनरशिप के आधार पर जुड़ेंगे और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाएंगे। इसके अंदर अलग अलग मेथड से नेशनल, लोकल, ग्लोबल लेवल पर इसे प्रमोट किया जाएगा ताकि आने वाले समय के अंदर यूथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। किससे इंटरेक्ट कर सके? यूथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके सीधा
सरकार से और अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रख सके। अब दिसंबर 1999 के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम एंडोर्स किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे परमिशन दी और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया यूथ को कि आगे चलना चाहिए। तो 8 से 12 अगस्त को पहले ये अडॉप्ट किया गया था, फिर बाद में इसे डिसाइड किया गया कि 12 अगस्त को इसे चलाया जाएगा और इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होगा। इसके अंदर पार्टिसिपेशन होगा, रिकॉग्नाइज करेंगे इंपॉर्टेंस को यूथ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और प्रोसेसिंग सेक्शन के अंदर, और आगे टेक्नोलॉजी में ये क्या सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि यूथ से जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, जो भी डायरेक्शंस मिल सकती है, उसे प्राप्त करना और उनको आगे गियर अप करना, उनको लागू करवाना। इस इवेंट की बात करते हैं तो इसे #31 डेज ऑफ यूथ, जिसे सोशल मीडिया कैंपेन पे सेलिब्रेट किया गया पूरे अगस्त मंथ के अंदर, और कोविड-19 से संबंधित बहुत सारी चीजों को यहां पे डिस्कस किया गया। इसके अंदर म्यूजिकल परफॉर्मेंस, पैनल डिस्कशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अलग अलग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में इनका डिस्कशन किया गया। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं तो की पॉइंट्स में लगभग 12 मिलियन 1.2 बिलियन यूथ ने, जो 15 से 24 साल के हैं, जो 15 से 24 साल का यूथ है, उन्होंने इसे अटेंड किया, और लगभग कह सकते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 16% हिस्सा जो है इसी यूथ से संबंधित है। 2030 तक का टारगेट डेट रखा गया है, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा और संख्या 1.3 बिलियन तक की जाएगी। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ यूथ के अलावा मिलियंस ऑफ जॉब्स की बात की जाएगी आने वाले 15 सालों के लिए। तो इस तरीके से एक यूथ को नोटिस करते हुए अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे ड्रग से रिलेटेड चीजें होगी, हेल्थ से रिलेटेड चीजें होगी, एम्प्लॉयमेंट, डिजीज, बहुत सारी चीजों को यहां डिस्कस किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, और प्रेसिडेंट इलेक्ट वोल्कोन बॉजकियर हैं। और ऑब्वियसली अब 15 सितंबर में दोबारा से अज्यूम हो रहे हैं इलेक्शन, तो पता चल जाएगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया, जिसका एक पर्पस था क्या, अवेयरनेस फैलाना, उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना। अब दोस्तों एक सच्चाई तो ये भी है कि हम कितना भी लोगों को समझा दें, लेकिन बहुत सारा जाहिल सेक्शन ऐसा भी है जो हाथी के मुंह में अनानास में बम भर के रखवा देते हैं और उनको तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। एक प्रेग्नेंट हाथी जो बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सीन आते हैं जिसमें एक साथ में 13 से 30 एलिफेंट्स को मरते हुए देखा जाता है, डेड बॉडीज प्राप्त की जाती है। इनका डायरेक्टली एक ही पर्पस होता है, इनकी बॉडी से जो भी सामान बेचने के लिए नोचा जा सकता है उसे नोच ले और बाजार में तस्करी कुछ चंद सिक्कों के चक्कर में प्राप्त करें और उस तस्करी में अपनी मानवता को भूल जाएं। उसके लिए 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा नजर रखी जा सके, इलीगल ट्रेड, शिकार और हाथियों के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोककर ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। इसके लिए बड़े बड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जैसे शिवापॉन दर्दन नंदा सेक्रेटरी हैं किसके, एलिफेंट रेनफोर्स इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के। ऐसी इन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई, लगभग अभी तक 9 फिल्में बन चुकी हैं, जिसके अंदर इन पर अलग अलग प्रकार की अवेयरनेस प्राप्त करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर और भी बहुत सारे काम, जैसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखना, जानवरों के साथ बदतमीजी करना, उनको इल ट्रीट करना, उनको फीड करना, उनके पास्चर्स को ध्यान देना, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। इसको 2002 के अंदर रखा गया था। 2002 के अंदर इस एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन को स्टार्ट किया गया था। ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थाईलैंड में स्टैब्लिश की गई थी 2002 के अंदर। और अब इनके पूरे कंट्रोल में 3 फॉरेस्ट सेंचुरीज हैं, जिसमें 100 से ज्यादा कैप्टिव एलिफेंट्स यहां पर हैं। मिशन सिंपल सा है, रिस्टोर करना, पॉपुलेशन को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, ताकि सर्वाइवल को रोका जा सके। अलग अलग इलीगल जो बेसिकली ट्रैफिकिंग है जानवरों की, उनको रोका जा सके। इसके लिए अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम में, जैसे वीडियो, क्विज, पोस्टर कंपटीशन, कॉलेजेस के अंदर स्पीचेस, ये सभी चलाई गई ताकि
आने वाले टाइम पीरियड में और ज्यादा अवेयरनेस फैले, हम भी जागरूक होकर काम करें और मॉनिटर कर सके, इन्वेस्टिगेशन की सपोर्ट कर सके गवर्नमेंट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एक प्रजाति को बचाने का प्रयास किया जाए। इंडिया के अंदर भी इनिशिएटिव लिया गया है बीटा वर्जन के आधार पर, किसमें, सुरक्षा नाम से। अब इसके अंदर क्या है, एलिफेंट्स के मैनेजमेंट के लिए भी काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है क्या, एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के चेयरमैन है सुमित तंती-वजकुल, सेक्रेटरी जनरल है शिवा पॉन दरदर नंदा, हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। और साइट्स की बात करें, सेक्रेटरी जनरल है इवोन और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। गोवा साइन करता है एक एमओयू साइन करता है ताकि लोगों में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन चलाई जा सके। उसके लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे गए हैं ताकि लोगों को तैयार किया जा सके आने वाले भविष्य के लिए, अलग अलग प्रकार की सेक्शंस में प्रिपेयर किया जा सके इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसीलिए स्किल इंडिया मिशन के आधार पर इसे चलाया गया और एमओयू को साइन किया गया यूनाइटेड मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर। किसके साथ, महेंद्र नाथ पांडे जो कि गोवा के स्किल मिनिस्टर हैं। और हाईलाइट की बात करें तो यहां पर एडवांसमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे अक्रॉस हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म के बाद हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस डोमेन्स, इन सभी के अंदर यहां पर प्रिपेयर किया जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स चाहे कंट्री के हों, चाहे गोवा के हों, चाहे नेशन वाइड हो, कहीं के भी हों, इन्हें फ्रीडम है ज्वाइन करने की। इसी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जाएगी मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए और अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लाए जाएंगे। इसके लिए सरकार लैंड प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कराने में सपोर्ट करेगी, नई जॉब्स क्रिएट कराई जाएंगी ताकि लोगों को इसमें काम मिल सके। तो गोवा की कैपिटल पणजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली, सीईओ मनीष कुमार है। दिल्ली गवर्नमेंट साइन करती है एक एमओयू आईआईटी बॉम्बे के साथ में, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ में। एक स्मोक टावर लगाया जाएगा, इसमें ऐसा सेक्शन लगाया जाएगा जिसमें पॉल्यूशन को रोका जा सके, तेजी से रोका जा सके। और इस प्रोजेक्ट को साइन करने के बाद 10 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। कनॉट प्लेस में ये लगाया जा रहा है और 10 महीने में प्रिपेयर होगा। इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 19 करोड़ रुपए है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के टेक्निकल कंसल्टेंट इधर सपोर्ट करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के बाद में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। यहां पर असिस्टेंट प्रोग्राम के साथ साथ और काफी सारे सेक्शंस को प्रिपेयर किया गया। इधर 35 बाई 40 मीटर का लैंड यहां पे रखा गया। इस चिमनी की सबसे अच्छी क्वालिटी यह होगी कि ये पॉल्यूशन को कम करेगी और काफी ज्यादा एयर को प्यूरिफाई करेगी। इसके अलावा और भी कई जगह इसे लगाया जाएगा। दिल्ली में ही आनंद विहार में इसे एक और ऐसा ही प्रोपेलर, एक ऐसा ही टावर लगाया जाएगा। इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जुड़े हुए हैं, जो जुलाई 2020 के अंदर एक एग्रीमेंट के आधार पर इसे बनाया जाएगा। पहला जो इंस्टॉलमेंट बनाया गया था वो दिया गया है 18.58 करोड़ का। चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर अनिल बिजलानी है। अगली ऐसी न्यूज हमारे पास आती है क्या कि भारत में अलग अलग सेक्शंस में जहां पर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई थी देश के लिए लड़ के आजादी दिलाने के लिए, उधर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहां पर 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए म्यूजियम प्रिपेयर किया गया है, जो 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई देश के अंदर इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो आज़ादी वो इंजॉय कर रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। उसके लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो उन सभी को अवेयर करने के लिए, उन सभी को बताने के लिए कि उन लाइफ को कैसे जिया, कैसे उन्होंने मेहनत करी, उसके लिए ये यहाँ पर म्यूजियम्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं अलग अलग सेक्शंस में। अब ये कहाँ कहाँ म्यूजियम प्रिपेयर हो रहे हैं? ये म्यूजियम प्रिपेयर हो रहा है गुजरात के अंदर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना,
मणिपुर और मिजोरम। ये लगभग कई जगहों पर काफी बड़े हिस्से में प्रिपेयर किए जा चुके हैं और कई सेक्शंस ऐसे हैं जहां अभी आधा काम भी नहीं हुआ, प्रिपेयर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। यहां पर जब ये म्यूजियम प्रिपेयर होंगे तो अंदर इनसे रिलेटेड स्टोरीज चलाई जाएंगी 3D और 7D डायमेंशनल के अंदर, प्रोजेक्टर, हेलोजन, होलोग्राफिक वेव के अंदर इनके द्वारा किए गए सभी एक्शंस को बताया जाएगा। अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि असलियत में हमारे इतिहास में आजादी प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से देश में आजादी प्राप्त कराने का काम किया और अपने जीवन को न्योछावर किया। इसमें सबके तरीके अलग अलग थे। गांधी जी ने देश को यूनाइट किया तो कुछ लोगों ने लड़कर आजादी को प्राप्त किया। गांधी जी के रास्ते शांति प्रिय थे तो कुछ के रास्ते झगड़ा करके, अटक कर, डराने के थे। अब फर्क इतना है कि हमारे देश में उन फ्रीडम फाइटर्स को, उन शहीदों को कुछ ऐसे वामपंथी हैं जो आतंकवादी कहते हैं, जिनसे कहते हुए शर्म आती है। लेकिन सिंपल सी बात, आज उन्हीं के बलिदान की वजह से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी नेता हुआ। बस किसी का योगदान थोड़ा छोटा, किसी का थोड़ा ज्यादा। तो चलिए आगे बात करते हैं इस यूनियन मिनिस्टर की, जो मोटा के यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेणुका सिंह सरुता है। गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी एक ऐसी अकेडमी जो स्वच्छ भारत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करवाएगी। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग सेशंस होंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। लेक्चर्स प्रोवाइड होने के साथ साथ छोटे बड़े कई वीक्स के यहां पर सेशंस होंगे ताकि और तेजी से प्रिपेयर किया जा सके, लोगों को अवेयर कराया जा सके स्वच्छ भारत मिशन योगदान के अंदर। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस में हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं ताकि मैसेजेस प्राप्त हों। यहां पर काफी सारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर 60 मिनट के मॉड्यूल्स होंगे, 60 मिनट्स के, जिसमें 4 चैप्टर्स होंगे। 50% क्वेश्चन के जवाब देने वाले को ही यहां पे सक्सेसफुल माना जाएगा। अवेलेबल हिंदी और इंग्लिश में होंगे। बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। बेनिफिट सिंपल सी बात यह कि मोबाइल फोन से आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर घर से इसका कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो अबाउट बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, तो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जोधपुर राजस्थान से, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रतन लाल कटारिया हैं अंबाला हरियाणा से। तो इसी नोट के साथ आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसकी PDF आप करंट अफेयर बाय के मोहन सर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।